सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। आप वो मांझी हो जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो सातों सागर को पार कर सकता है। बस आपको आपकी शक्ति याद दिलाने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है या एलटी ग्रेड का कोई भी ऐसा विषय है जो आपको अपने दम पर ही पढ़ना है, अपने दम पर ही उसको याद करना है। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ला, आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखेंगे, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज जा रही है, सब कुछ ठीक है। वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल है, एक बार पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने साथी जुड़े हैं अभी वो एक बार लाइक भी कर दें। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ठीक है, शुरू करें। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? यह किससे संबंधित प्रश्न है? तो यह प्रश्न है भाषा से संबंधित। तो भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, यह एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यानी यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों का निर्धारण तो है नहीं कि भाई हम कहां से इस प्रश्न को करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भाषा विज्ञान पे ये सारे सवाल बहुत ज्यादा बनाते हैं। मेंस में भी इससे सवाल बनेगा, प्री में भी सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे सवाल का जवाब तो आप जान गए होंगे कि अवधि बोली हो गई। ठीक है, अब यहां आपसे सवाल क्या पूछेगा कि अवधि की साहित्यिक विशेषता एवं वैकरणिक व्यवस्था को बताएं। अब यह सवाल बनेगा क्या कि जो कुछ ही भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें हम विभाषा कह सकते हैं, विशिष्ट भाषा कह सकते हैं, और उनका अपना लोक साहित्य उपलब्ध है, यानी उसमें लेखन कार्य हुआ और उनका खुद का अपना व्याकरण भी है। तो व्याकरण होने के साथ साथ इनका अपना लोक साहित्य भी है। उन भाषाओं, उन बोलियों में कौरवी भी है, अवधी भी है। ये दो बोलियां हैं। बाकी मालवी का लोक साहित्य थोड़ा बहुत मिलता है, व्याकरण में बहुत स्पष्टता नहीं है। हरियाणवी भी इसका लोक साहित्य मिलता है, लेकिन व्याकरण में भी स्पष्टता बनी रहती है। अब इनके लिए हमें और क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें समझ होनी चाहिए? अब देखिए, जब किसी भाषा को हम पढ़ते हैं तो वहां एक चीज हमें याद रखना होगा कि किसी भी भाषा में किस कारक का प्रयोग किया जाता और किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कौरवी है, खड़ी बोली, तो क्या खड़ी बोली में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है? और किया जाता है तो कर्ता कारक को क्या कहते हैं? जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। राम ने खाया, राम
खाएन, ठीक है। इसी तरीके से बबुआ खाइन। अब हर जगह हम देखें, इसी तरीके से एक और बोली है अवधी बघेली। तो बघेली बोली, बघेली, अवधी और भोजपुरी, इन तीनों में ही कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। इन तीनों में ही कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यह चीज आपको याद रखना है कि तीनों जगहों पर कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, बघेली में भी, अवधि में भी, भोजपुरी में भी। इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलें। हरियाणवी और मालवी जो है, क्या इसमें ने का प्रयोग होता है? तो हरियाणवी और मालवी दोनों में ने कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। हरियाणवी और मालवी, इन दोनों में ने कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है, यह इनकी एक खास बात है। अगला सवाल, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? एकदम सही बात है एस के आर्या जी। ये बड़ा अलग का मामला है। एसएससी वाले क्या टीजीटी पीजीटी आंदोलन में आते हैं? कभी आए हैं? अभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए इतने सारे टीचर हमारे टीचर्स एकेडमी के पिटे हैं लाठियों से, वहां कौन आया था? कोई आया था? नहीं आया ना। टेट सीटेट में जब भी आंदोलन हुआ कभी ये आए, पीआरटी का जब भी आंदोलन हुआ कभी ये आए। तो सबका अपना गणित है। हाँ ठीक है कि वहां पर भी छात्रों की समस्याएं हैं, लेकिन सबकी नीति अलग अलग है। तो तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जिस ट्रिक से अगर आप इसे याद करते हैं तो कम से कम प्री आपका पास हो जाएगा। प्री पास करने के लिए आप क्या कहेंगे कि तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। कल भी मैंने इस पे चर्चा किया था कि जब काव्य लक्षण की बात की जाती है तो काव्य लक्षण के लिए शब्द को आधार बनाकर काव्य लक्षण दिया गया, अर्थ को आधार बनाकर काव्य लक्षण दिया गया, शब्द और अर्थ दोनों को आधार बनाकर काव्य लक्षण दिया गया, वाक्य को आधार बनाकर काव्य लक्षण दिया गया, पद को आधार बनाकर काव्य लक्षण दिया गया। यहां पर जो काव्य लक्षण दिया गया है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य के द्वारा है? तो अब इसको मैंने एक ट्रिक से आपको याद कराया था कि जब भी ये आए तो तद दोषो मम्मट, मम्मट यानी कि इसमें क्या हो गया? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति। मां, मम्मट को हम मां समझकर याद करते हैं। तो जितने भी काव्य शास्त्री उनको एक रिश्ते से हम बांध लें, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। अब इसे देखें तो मां समझकर अगर इसे हम पढ़ेंगे, मां समझकर इसे हम याद करेंगे, तो मम्मट क्या करते हैं? मां क्या करती है? पहले आपके दोषों को बताती कि तुम शब्दार्थ बहुत गलत बोलते हो,
सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, और आपको पीटती है और फिर क्या कहती है, अभी और गलती करोगे, पुनः बार बार क्वापि, और आप बार बार कहते हो नहीं और फिर आपको पीटती। मतलब एक ट्रिक है, इसका अर्थ यह नहीं है। ट्रिक में क्या है कि मम्मी आपको पूछती और गलती करोगे, तुम कहोगे नहीं, तब भी मारती हैं, और तुम कहोगे हां करेंगे, तब तो और मारेंगी। तो ऐसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः क्वापि। यह क्या है, काव्य लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहां पर एक एक लोगों की परिभाषाएं हमको समझनी है। एक जो आचार्य जगन्नाथ हैं, उन्होंने क्या कहा, प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ शब्द जो है। इसी तरीके से एक परिभाषा और यहां आती है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह इसकी परिभाषा है। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि यह किसकी परिभाषा है, तो यह उनकी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इसमें से किस आचार्य ने की थी? कौन सा न्याय है? तो यह न्याय है चित्त तुरंग न्याय। आप में से ज्यादातर लोग इस न्याय के विषय में जानते होंगे कि यह चित्त तुरंग न्याय होता क्या है। दरअसल यह अवधारणा शंकुक ने दी थी। किसने दी थी? शंकुक ने दी थी, और यह रस सिद्धांत का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाते हैं कि इसके पीछे का उनका कारण क्या था। यहां पर जो हमारे शंकुक हैं, यह किस दर्शन से संबंधित थे? तो न्याय दर्शन से थे। तो इसकी एक ट्रिक हमने बनाया याद करने की, कि एक व्यक्ति है जो ऐसे एक शंकु है, उस शंकु में वो बैठा रहता है। ठीक है, उस शंकु में क्या किया रहता है? बैठा रहता है। जब उसको न्याय देना होता है तो शंकु से वो बाहर आ जाता है, और वो जब न्याय देता है तो न्याय देकर फिर क्या करता है? न्याय देकर अनुमति लेता है। क्या लेता है? अनुमति लेता है कि भैया ऐसा है, मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं फिर शंकु में जाऊंगा। फिर अनुमति लेके शंकु में चला जाता है। इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहा गया? अनुमितिवाद कहा गया। अनुमितिवाद कहा गया, क्योंकि वो अनुमति लेके कहता है भैया मैं शंकु में फिर घुसना चाहता हूं। यह संयोग जो शर्त है, क्योंकि जो भरत मुनि की परिभाषा थी, परिभाषा क्या थी कि उनका जो रसूत्र है, भावा व्यभिचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, फिर संयोगादृश संयोग शब्द। तो इन रस सूत्र के व्याख्याकारों ने संयोग को क्या कहा? यानी ये आपके शंकु जो महोदय हैं, इन्होंने संयोग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो अनुमाप्य अनुमापक। ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? अनुमाप्य और अनुमापक। ये हम कई बार पढ़ते हैं, हमें भूल जाता है, लेकिन आज के बाद ये नहीं भूलेगा। देखिए शंकु की क्या की जाती है? हमेशा माप की जाती है। अनुमाप्य कि शंकु की त्रिज्या कितनी है ना, ऐसे माप करते हैं ना इसकी। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि जिस शंकु से वो बाहर आए थे उसका अनुमाप्य और अनुमापक होगा। और यह अनुमाप्य और अनुमापक किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया था? संयोग शब्द के लिए।
वो न्याय देने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उनका दर्शन क्या था? न्याय दर्शन था। और वो अनुमिति लेकर लोगों के फिर से शंकु में घुस गए, इसलिए अनुमितिवाद उनका सिद्धांत हमें याद रखना होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। एक चीज यहां और समझने वाली है, चित्त तुरंग न्याय उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने चित्त तुरंग न्याय क्यों कहा? क्योंकि उनके लिए चित्त तुरंग न्याय का मतलब था कि जो घोड़ा चित्र में दिखाई देता है, जैसे मैंने ये कहा था, अभी मैंने आपको शब्द शक्ति पढ़ाया और उस शब्द शक्ति में मैंने आपको एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया था? कागज के पहलवान। क्या मैंने आपसे कहा? कागज के पहलवान। कहते हैं ये कागजी पहलवान है। तो कागजी पहलवान का मतलब क्या हुआ? कि भाई दिखावटी पहलवान है, वास्तविक पहलवान नहीं है ये। तो वैसे ही इन्होंने चित्त तुरंग न्याय में कहा कि जो घोड़ा चित्र में दिखाई देता है वो वास्तविक घोड़ा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नाटक में राम बनता है तो वास्तविक राम नहीं है, बल्कि वो चित्र वाले घोड़े के समान है। यानी नाटक में काम करने वाला व्यक्ति जो राम बना है वो चित्र में बने घोड़े के समान सत्य है। जितना चित्र में बना घोड़ा सत्य है, उतना ही सत्य है जो किसी नाटक में राम का रोल करने वाला व्यक्ति है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसे आपने समझ लिया कि ये जितना भी पूरा इनका आधार है किसका? शंकुक का। इनका दर्शन समझ लिया। इन्होंने संयोग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अनुमिति और अनुमानवाद भी आप इनको समझ लिए। चित्त तुरंग न्याय भी मैंने समझा दिया आपको। और ये सब किसके अर्थ में है? रस के अर्थ में है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एक बार फटाफट बता दें। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ें। अगला सवाल, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? देखिए, आप एलटी ग्रेड के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर लें। किस नंबर पर? 96 28 95 92 37 नंबर पर। कॉल भी कर सकते हैं 83 18 48 92 91 नंबर पर, या टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन पर जाकर आप LT 500 कूपन कोड डालिए। बैच का नाम है संजीवनी और वहां से सीधे बैच आप ले सकते हैं। जीएस का बैच भी इसके साथ उपलब्ध है। अब पढ़ते हैं, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? अब जो हम अगला चैप्टर पेड बैच में पढ़ाएंगे वो यही होगा। क्या होगा? काव्य गुण। काव्य गुण और काव्य दोष ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक है, काव्य गुण और काव्य दोष। चलिए, तो कुछ सरसरी निगाह से आज आपको हम बता देते हैं काव्य गुण। अब भरत मुनि ने क्या कहा कि दोषों का विपर्य ही गुण है। दोषों का विपर्य ही क्या है? गुण है। यानी दोष का उल्टा, दोष का विपर्य क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। भामह ने गुण त्रय कहा। क्या कहा भामह ने? भामह ने गुण त्रय कहा। कौन कौन से गुण? माधुर्य,
ओज और प्रसाद, ये 3 गुणों की चर्चा किसने किया है? भामह ने किया है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और काव्य गुणों के विषय में देखें तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है कि काव्य गुणों की संख्या 10 किसने मानी, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है भरत मुनि ने। तो काव्य गुण और काव्य दोष दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण क्या पूछा जाता है, उदाहरण आपसे क्या पूछा जाता है? एक उदाहरण मान लीजिए आ जाए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। एक तो इसमें पूछ लेगा कि भाई बता दो कौन सा गुण है, और दूसरा यह पूछ सकता है कि गुण की परिभाषा देते हुए प्रमुख गुणों के उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट करिए। विरह का जलजात जीवन, अब यह बहुत ही आसान सा है। विरह जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण, अब ये विरह का जलजात जीवन ये कहां से लिया गया है? मान लीजिए महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। माधुर्य गुण में हमेशा एक खास बात देखने के लिए मिलती है, इसमें हमेशा मीठे मीठे शब्द आएंगे, टा वर्ग के वर्ण नहीं आएंगे। कौन सा वर्ग नहीं आएगा? टा वर्ग। क्योंकि जहां पर भी कर्कशवाणी हो, अब जैसे टा वर्ग बहुला राजस्थानी है, मारो छोरो खाण दो, मारो छोरो को खाण दो ना, तो टा वर्ग की बहुलता है ट ठो डो ढो औड़ा की। जब माधुर्य होगा या ना मीठा लगेगा सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, तो टा वर्ग उसमें नहीं होगा। कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है और अपने आप को कठिन साबित करना होता है तो क्या होता है? वहां पर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई बात प्यार से मधुरता में की जाए तो फिर वहां पर संयुक्त अक्षर नहीं होता। अब किसी से प्रेम का इजहार करना है तो आप उसे संस्कृत का श्लोक सुना के प्रेम का इजहार नहीं करेंगे, एक थप्पड़ मारेगी चले जाएंगे। प्रेम का जो इजहार है बहुत ही सहज शब्दों में होता है, बहुत ही मधुर शब्दों में होता है। तो इसीलिए इसमें टा वर्ग नहीं होगा, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, समास नहीं होगा, समास की बहुत अल्पता होगी, या समास होंगे भी तो बहुत छोटे समासों का प्रयोग किया जाएगा। अब बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द कि मैं तुम्हारे प्रत्यागर्भिता से प्रसन्न होकर तुम्हारे ममत्व हृदयत्व की अवधारणा से उच्चत्व की ओर बढ़ते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मेरी आंखें नतवत होती हुए तुम्हारे चरण रजों से उठते हुए सिख तक पहुंच जाती हैं। हे प्रिय, मेरा हृदय उद्वेलित हो जाता है, मानो कंकड़िन किंकिड़ किणकिण करता हुआ हमेशा ये बोलता है कि मुझे तुमसे स्नेह की लब्धाग्नि तुम्हारी ओर आकर्षित कर रही है। अब कहेगी कि बेटा ऐसा है कि पहले जाके तुम दवा करवा लो अपनी, कुछ तबीयत तुम्हारी खराब लग रही है या पागल पहले से ही हो। अब प्रेम का इजहार करने के लिए कौन इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा? प्रेम वैसे बहुत सहज होता है, उसकी भाषा बहुत सहज होती है,
तो वैसे जब आप माधुर्य गुण की बात करते हैं तो ट वर्ग नहीं होगा, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, समासों को हम नहीं देखेंगे, समासों को भी निकालेंगे कि भाई हो सके तो कम से कम हम इसमें समासों का प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें हमारे माधुर्य गुण में होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे वो माधुर्य की बात कर रहे थे, और ये गुण जो है काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि ने 10 बताई है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल का जवाब मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट करिए। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जब टीवी देखने जाते थे, छोटे से थे, तो आपको क्या कहा जाता था? अभी छोटे हो, भाग जाओ, यहां से टीवी मत देखो। बच्चा मोबाइल देखता रहता, रखो मोबाइल, अभी तुम्हारी उम्र नहीं मोबाइल देखने की। वैसे कल्पना करिए कि एक समय था और उस समय पर भारत में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथर्ववेद, और कुछ ऐसी जातियां थीं, कुछ ऐसे लोगों को कहा जाता था खबरदार, तुमको यह वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और ब्रह्मा जी ने आचार्य नंदिकेश्वर के स्वप्न में आकर, किसके स्वप्न में? नंदिकेश्वर के स्वप्न में आकर कहा कि प्रभु जी ने कहा कि जनता बड़ी दुखी है क्योंकि वह मनोरंजन के साधनों से दूर है और वो कुछ वर्ग है, उसमें स्त्रियां भी थीं, छोटी जातियां भी थीं, अनपढ़ लोग भी थे। तो नंदिकेश्वर ने भरत मुनि से कहा कि ऐसा है भाई, कुछ ऐसा लिखो कि जो सर्ववर्णिकम हो। क्या हो? सर्ववर्णिकम हो, यानी सभी वर्णों के लिए हो। तो सभी वर्णों के लिए उन्होंने एक रचना की जिसका नाम रखा गया क्या? पंचम वेद, और जिसमें इसे नाट्य वेद भी कहा गया। क्या कहा गया? नाट्य वेद कहा गया। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं, पाठ हैं। क्या हैं? पाठ हैं देवताओं की स्तुति के। शाम जब ढलती है तो क्या कहते हैं? जब शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। शाम जब ढलती तो हम गाना बहुत गाते हैं, गान। यजुर्वेद, जब हमको अभिनय करना होता तो यजु करते हैं, हाथ पांव मुंह धो लेते हैं, यानी अभिनय, अभिनय। और अथर्ववेद, अथर्व, तो जब कोई अथर कोई चीज लिखता है तो उसमें क्या मिलता है? रस मिलता है। यानी 4 चीजों को उन्होंने मिला लिया, पाठ, गान, अभिनय, रस मिलाया और इससे क्या बना दिया? नाट्य वेद। जैसे एक गाना है, सोखियों में घोला जाए होठों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। तो भरत मुनि ने एक पंचम वेद तैयार किया, सर्ववर्णिकम तैयार किया, नाट्य वेद तैयार किया। किसके लिए?
जो लोग, जो वर्ण आनंद से दूर थे, यानी रस से दूर थे, तो रसास्वादन करने के लिए उनका नाट्यशास्त्र की रचना की गई। नाट्यशास्त्र का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को मनोरंजन दिया जाए, क्योंकि जो 4 वेद थे वो सर्ववर्णिकम नहीं थे, सभी वर्णों के लिए वो उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से इस 5वें वेद की कल्पना उनको करनी पड़ी और इसमें उन्होंने कुल 36 अध्याय लिखे। 6वें और 7वें अध्याय में भाव एवं रस की चर्चा की और इसमें रस प्रमुखता में था, इसीलिए उन्होंने शांत रस को नहीं माना। नाटकों के अंतर्गत उन्होंने रस को नाटकों के अंतर्गत उन्होंने शांत रस को इसीलिए पराश्रय नहीं दिया। ठीक है, जो साथी अभी नए जुड़े हैं लाइक कर दे फटाफट, आगे बढ़ा जाए। जन्म सिंधु पुनि बंधु दीन मलिन संकल शकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। इसमें कौन सा अलंकार है? अब साथियों अगर आप यल्टी ग्रेड में चलें तो यल्टी में नवीन अलंकार आपको मिलेंगे। कई ऐसे अलंकार मिलेंगे जो अलंकार आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं हैं। और मजेदार बात यह है कि ये अलंकार आपको पहचानना भी आना चाहिए, इनकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना हो तो उदाहरण सहित आप इनको हल करके भी दिखा सकें, यह भी आपको होना चाहिए। तो जब आपका मेंस हो गया है डिस्क्रिप्टिव, ऐसी स्थिति में अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी आप लिखकर दिखा सकें। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। अब इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, आपको मैंने यह बताया, एक अलंकार बताया था जहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये जो है 4 तत्व हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, यानी यह हमेशा क्या होता है? प्रस्तुत होता है। और उपमान हमेशा अप्रस्तुत होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। साधारण धर्म माने वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इनकी तुलना हो रही है, यानी समता के कारण, समता के कारक हो गए। और वाचक शब्द यानी कि वह कौन से शब्द है जिनके माध्यम से इनमें हम तुलना कर रहे हैं। अब उपमा आप समझ गए, किसी ने अगर कहा कि प्रस्तुत जो है हमेशा छोटा होता है और अप्रस्तुत हमेशा बड़ा होता है, जैसे चांद सा रोशन मुखड़ा आंखों का रंग, ऐसा है, चांद रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा आंखों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें आंखों का रंग है गहरा, ऐसे ना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। अब यहां पर क्या है कि चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। अब झील सी नीली आंखें हैं, चांद सा रोशन चेहरा है। अब इसमें क्या हो रही? तुलना की जा रही है। और हर जगह क्या है कि प्रस्तुत जो है वो छोटा है, उसको कम महत्व दिया गया है और अप्रस्तुत को ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन अगर कभी स्थिति ऐसी आ जाए कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाए, उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत कर दिया जाए,
तब क्या होगा, यानी इसके महत्व को बढ़ा दें, तब हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार। बस, यानी उपमा का उल्टा प्रतीप। तो जब भी उपमा का उल्टा कर दिया जाए तो एक अलंकार नया मिल जाता है, प्रतीप। इसमें क्या होता है कि जो प्रस्तुत है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है और जो अप्रस्तुत है उसको छोटा दिखा दिया जाता है ना। बस यही इसका अंतर हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चांद किम चंद बापुरो रंक। तो सिय के जो मुख की तुलना की गई है, समानता की गई है, चांद से की गई है और उसमें चांद को कम बताया गया है और सिय के मुख को अधिक बताया गया है। चंद्र की अपेक्षा सिय मुख की जो शोभा है उसका उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया गया है, ज्यादा उत्कर्ष दिखा गया है। जब भी उपमेय का ज्यादा उत्कर्ष दिखा दिया जाए और उपमान को कम कर दिया जाए तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। यह याद कर लीजिएगा। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। नहीं, प्रतीक नहीं होगा। एकदम सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा था कि देखते हैं कि लोग क्या जवाब देते हैं, लोग क्या कहेंगे। कंफ्यूजन न रखिए, बी ऑप्शन व्यतिरेक एकदम सही है। दरअसल इतनी रात को पढ़ाता हूं तो एक बार चेक भी करना पड़ता है कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं ना। कुछ लोग हां में हां मिलाते हैं, तो हां में हां मत मिलाइए, सही जवाब दीजिए। क्योंकि यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। अब आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, समझ लीजिए। यहां पर व्यतिरेक है। ये जितना सवाल आसान था आपको दिख रहा है उससे 1000 गुना ये कठिन है। व्यतिरेक और प्रतीप जो है बड़ा मिलता जुलता अलंकार है, ठीक है। व्यतिरेक में क्या किया जाता है, उपमेय का उत्कर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्कर्ष हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। प्रतीप में क्या होता है, उपमान को लज्जित, पराजित और हीन दिखाया जाता है। उपमान को लज्जित, पराजित और हीन दिखाया जाता है। यानी जो प्रतीप होता है यह नकारात्मक होता है। ठीक है, समझ गए आप। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उपमान को क्या किया जाता है, लज्जित दिखाया जाता है, पराजित दिखाया जाता है या उसके साथ हीनता का बोध आता है और व्यतिरेक में उपमेय का उत्कर्ष दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? आसान सा सवाल है। पत्र पत्रिकाएं जो है वो एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें ये डेट कुछ आपको महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की मालूम होनी चाहिए। 1845। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान है, जो बाद में काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था। बाद में कहां से प्रकाशित होने लगा था? काला
कांकर से प्रकाशित होने लगा था। चंदनबाला रास के रचयिता कौन हैं? तो आसगु हैं। तो क्या होता है, हमेशा व्यक्ति चांद को आस से देखता है, आस लगाए रहता है। किसमें? चांद में व्यक्ति आस लगाए रहता है, इसलिए चंदनबाला रास आसगु, इस तरह से आप जोड़कर याद करेंगे। बाकी रचनाओं को याद करने के लिए देख लें, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी और जिन दत्त सूरी। तो जिन धर्म क्या होता है, हमेशा स्थूल होता है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास ऐसे याद कर लेंगे। विजय सेन सूरी, इसको कैसे लिखेंगे? विजय करना है तो कहां चढ़ना पड़ेगा? रेवंत गिरी पर आपको चढ़ना पड़ेगा। जिन दत्त सूरी, तो क्या दिया जाता है? तो दिया जाता है उपदेश। तो उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास ये है। बाकी इनकी चर्चरी भी है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं। कौन नहीं है? अग्रदास नहीं है। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भक्ति काल का काल विभाजन करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखिए। देखिए, अब इसमें क्या है कि आपने यह सवाल देखा कि भक्तिकाल का काल विभाजन करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। अब भक्तिकाल का आप काल विभाजन करेंगे। काल विभाजन क्या करेंगे कि हम कहेंगे एक तो हो जाएगा सगुण, एक हो जाएगा हमारा निर्गुण। सगुण के दो भेद कर देंगे, निर्गुण के भी दो भेद कर देंगे। सगुण के प्रमुख कवियों को बताएंगे, निर्गुण के प्रमुख कवियों को बताएंगे, और उन कवियों के आधार पर उनकी विशेषताओं को हम दिखाएंगे। और विशेषता को किस आधार पर दिखाएंगे? उदाहरण के द्वारा। अब जैसे हमने विशेषता बताया कि कबीर दास ने हिंदू और मुसलमानों पर उनके बाह्य आडंबर पर तीखा व्यंग किया है या कुठाराघात किया है, तो उसके लिए आपको उदाहरण देके स्पष्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि दिन भर रोजा रहत, रात को हनत है गाय, कैसे? खुशी खुदाए। या फिर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, अब हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर। तो इस तरीके से जो भी बात आप लिखेंगे हिंदी में, उसके लिए आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप उदाहरण द्वारा स्पष्ट नहीं कर रहे तभी समस्या है। अब जब हम ये निर्धारण करेंगे तो वहां प्रमुख कवियों को भी हम बताएंगे, तो उसमें नाम आ जाएगा अग्रदास का। तो ये अग्रदास बताएंगे कि राम काव्य में जो रसिक परंपरा है, रसिक परंपरा को चलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। अब यहां पर रघुवीर सहाय, यहां पूछा गया है कि दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है। 1951 में आता है। इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? मां शकुंतला
भवानी धर्म सहाय हरिशेर मेहता। मां शकुंतला भवानी धर्म सहाय हरिशेर मेहता, यह हो गया। शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो क्या करना है, हमें याद रखना है। बाकी एक एक वर्ण को निकाल के हम ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, जिस भी तरीके से हमें याद रहे। यहां क्या पूछेगा कि तार सप्तक की भूमिका के आधार पर अज्ञेय के विचारों को स्पष्ट करें। अब यह सवाल बनेगा। अब जैसे ये मेरे पास तार सप्तक है, तार सप्तक संपादक अज्ञेय। तार सप्तक का मतलब ये पहला सप्तक हो गया। अब इसकी जो भूमिका है, इस भूमिका में अज्ञेय ने क्या कहा है, इस भूमिका को हमें स्पष्ट करना होगा। मेंस में पूछेगा तार सप्तक की भूमिका के आधार पर अज्ञेय के विचारों को स्पष्ट करें। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग इनको कहे कि नहीं भैया ये कैसे हैं, कहे भाई ये सब नए शब्दों को खोजने वाले लोग हैं, प्रयोगवादी हैं। तो अज्ञेय कह रहे हैं, अज्ञेय कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी मत कहिए, यानी स्वयं को प्रयोगवादी कहने पर भी इनका विरोध हो गया था कि भाई हमको आप प्रयोगवादी मत कहिए। तो जो प्रयोगवादी इनको लोग कह रहे थे, इन्होंने उसका जवाब देने के लिए भूमिका में क्या बातें कही हैं, यह भी आपके लिए सवाल बन जाएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का क्या मत है। भट्ट लोल्लट, अब देखिए यहां एक एक चीज को हम याद करेंगे। भट्ट लोल्लट का दर्शन क्या है। भट्ट लोल्लट, अब एक व्यक्ति है जो भट्ट से उलट गए, लोल्लट, यह हमारा फोनेटिक्स से याद होगा। एक व्यक्ति है जो भट्ट से उलट गया। क्या किया, भट्ट से उलट गया। अब जब उलट गया तब क्या होगा, मीमांसा। जब कोई व्यक्ति उल्टेगा तो उसके मुंह से मीमा बहुत निकलेगा, मी मां लग गया ना। तो भट्ट लोल्लट मीमांसा दर्शन हो गया। और फिर क्या होगा, जब कोई उलट जाएगा तो उत्पत्ति होगी किसकी, लग जाएगा तो खून ऊन की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। तो भट्ट लोल्लट मीमांसा उत्पत्तिवाद। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या बताया, उत्पत्ति बताया। और संयोग का अर्थ इन्होंने क्या बताया, उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताया। उत्पाद्य उत्पादक संबंध कैसे याद रहेगा, उत्पाद्य और उत्पादक संबंध। तो जो उलट गया है वो उत्पादन करेगा, आवाज का, खून का, गिर जाएगा, मिट्टी लग जाएगी ना। और कई बार उत्पादन को हम इससे भी जोड़ सकते हैं। क्या, उत्पादन गिर गया, क्या गिरता है, उत्पादन गिरता है। उत्पादक गिर जाता है बेटा, हमेशा देखिए समाज में
कि भाई इस बार गेहूं का उत्पादन कम हो गया। तो भट्ट लोलट उत्पाद्य उत्पादक संबंध संयोग के लिए, मीमांसा दर्शन, उत्पत्तिवाद, उत्पत्ति सिद्धांत, ऐसे याद रहेगा। यानी कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से अब इसके बाद आप जवाब दे देंगे, यानी उत्पत्तिवाद। यानी कोई अगर भट्ट से गिर जाएगा कोई मार्केट, तो क्या करेगा, जल्दी से उत्पादन बढ़ा देगा, उत्पत्ति बढ़ा देगा कि भैया ऐसा है कि मार्केट गिर गई है, अब इसकी उत्पत्ति बढ़ाई जाए। यहां पर क्या करना है, कूट का मिलान करना है। बार बार मैं कह रहा हूं कि काव्यशास्त्र भैया ज्यादा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। भाषा भूषण, जहां पर भी भूषण जैसे शब्द लगे हों, भूषण यहां लगा हो, समझिएगा अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। और एक पहले भाषा के आभूषण थे जसवंत सिंह, जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो भाषा भूषण किसका हो जाएगा, जसवंत सिंह का। ललित ललाम, फोनेटिक्स मिल रहा है, मतिराम। निर्णय आजकल कौन कर रहा है, भिखारी लोग निर्णय कर रहे हैं, काव्य निर्णय भिखारी दास। जगत के साथ विनोद कौन कर रहा है, पद्म, पद्माकर। इस तरह से याद करेंगे। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, तो विशाल भारत के प्रथम संपादक पूछ रहा है, बनारसी दास चतुर्वेदी। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नौगीत संग्रह के रचनाकार कौन है, नचिकेता। यहां से एक सवाल पूछा जाएगा मेंस में, नवगीत क्या है, काल निर्धारण करते हुए विशेषता बताएं। काल निर्धारण करते हुए विशेषता बताएं कि नवगीत क्या है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है, अब इस श्लोक को आप देखें तो एक कवि आपको मिलेंगे संस्कृत के वाल्मीकि, एक कालिदास, हिंदी के तुलसीदास, और आपको जयदेव मिलेंगे। भाषा निबंध मति मंजुल, क्या कहा गया, तुलसीदास लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अंतःकरण के सुख के लिए रचना कर रहा हूं, हम जो भी करें यह ध्यान रहे कि इसका प्रभाव अंतःकरण पर क्या पड़ेगा। यानी तुलसीदास ने यह रचना क्यों की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस श्लोक के आधार पर हिंदी काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करिए। हिंदी काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करिए कि किसने क्यों काव्य लिखा, उसके काव्य लेखन के पीछे का प्रयोजन क्या रहा है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, हिंदी काव्य प्रयोजन के आधार पर हिंदी काव्य प्रयोजन को स्पष्ट, इस पंक्ति के आधार पर हिंदी काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करिए।
यानी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के लिए लेखन कार्य किया। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनसे भी सवाल इस तरह पूछा जाएगा। अब जो हनुमान को शक्ति याद दिला रहे हैं, कौन? जाम्बवन। राइट आंसर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है एडविन ग्रीव्स। इससे एकदम मिलती जुलती रचना है। तो हमेशा जो स्केच होती है उसमें ग्रीव होती है, पकड़ने के लिए ग्रीव होती है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, ग्रीव्स से आप जोड़ के याद रखेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अगर यह सवाल बने तो क्या कहेंगे कि FEK, ये हो जाएंगे इसके लेखक। तो ये वाला याद कर लें कि स्केच में ग्रीव होती है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ये आप सब जानते हैं, भूषण को कहा। लेकिन इनसे सवाल क्या बनेगा? शुक्ल के आलोचकों ने शुक्ल जी को वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक क्यों माना है? शुक्ल जी के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे आधार है, कारण है, जिनकी वजह से उनको वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक माना जाता है? अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल। सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूर की कविता के विषय में यह प्रशस्ति किसकी है? तो नाभादास ने सूरदास के विषय में भक्तमाल में यह बात लिखी कि सूर की कविता को कौन सुनकर, कौन कवि है जो सिर चालन करे? तो राइट आंसर नाभादास होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा तो डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास लिखा नहीं, इन्होंने संपादन किया है। बिहारी बिहार नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रत्येक दिन एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। ऐसे बिहारी बिहार के रचनाकार कौन है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? आसान सा सवाल है, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक। बाकी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। प्री और मेंस दोनों अप्रोच से हम आपको तैयारी साथ में कराते चलेंगे। 5 से 6 दिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और 7वें दिन आपको डिस्क्रिप्टिव लेखन आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है। यह पूरी प्रक्रिया होगी आपके लिए। आप अगर हमसे प्री कम मेंस अप्रोच से अल्टीग्रेड जैसी प्रवक्ता का बैच पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। 9628 95 92 37।
या आप सीधे हमारा बैच लेना चाहें तो हमारे टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर LT 500 यह कूपन कोड बिना स्पेस के डाल के बैच ले सकते हैं। इसमें आप जो भी कॉपी लिखेंगे मेंस की, उसको अपलोड करेंगे और उसमें से जो बेस्ट कॉपी होगी उसको हम आपके स्क्रीन पर लगाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कमियां हैं और क्या इसमें अच्छाइयां हैं। मेंस की राइटिंग आपको प्री की तैयारी के साथ ही शुरू कर देनी होगी, तब जाके आपका चयन होगा। तो आइए जुड़िए संजीवनी बैच से, प्री का मेंस अप्रोच से तैयारी शुरू करते हैं। धन्यवाद।